बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम जी अपनी अमेज़ॉन वीए सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कि ये किस तरह काम किया जाता है, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को करने में हो जाएं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो मेरा नाम है, मैं पहले अपना तारुफ़ करा देती हूँ कि मेरा नाम सारा बिनिश है। मैं एक अमेज़ॉन वीए हूँ और एक कॉपी राइटर भी हूँ। ठीक है जी। तो बातें करने से पहले काम पर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ऑनलाइन अर्निंग के तरीके कितने होते हैं। उसमें एक तो यूट्यूब या सोशल मीडिया है, आप उससे रन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी स्किल्स बेच सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप फ़िलहाल जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप कहना चाहते हैं कि आप अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बने। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है बेसिकली, कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने घर में बैठ के अपने क्लाइंट्स का काम करता है, ठीक है, और बदले में अपनी पे लेता है। तो वो टाइम बाउंड नहीं होता, वो कोई स्पेस बाउंड नहीं होता। इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब ये है कि वो ना तो मतलब वो अपनी मर्ज़ी से अपनी किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकता है और अपनी मर्ज़ी के घंटे काम कर सकता है, ठीक है। जितना उसका दिल करेगा वो काम करेगा, और उसके बदले वो एक जो उसकी क्लाइंट के साथ डिसाइडेड पेमेंट होगी कि भाई मैंने इतनी पेमेंट आपसे चार्ज करनी है इस काम की, तो वो उतनी पेमेंट चार्ज कर देगा। बेशक वो 10 मिनट में काम कर ले, बेशक वो 3 दिनों में काम करे, ठीक है। ओके जी। तो जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसके लिए कुछ चीज़ों को समझना अमेज़ॉन की बहुत ज़रूरी होता है, कि अमेज़ॉन पे काम किस तरह हो रहा होता है और उन मॉडल्स को कहते क्या क्या हैं, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, ऐसा नहीं है कि आप आज एक दो वीडियो देख लेंगे और कल से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोसेस है, आपको सीखना पड़ता है कि इस प्रोसेस में किस किस स्टेप को किस तरह फॉलो करते हैं। बाद में फिर आपको जब क्लाइंट्स मिलते हैं तो आप उनके साथ डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है। और जब आपको ज़्यादा इल्म होता है, आपको ज़्यादा नॉलेज होती है और आप क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि भाई इस स्टेप पे आप इस तरह करेंगे, तब वो आपको हायर कर लेते हैं कि भाई आप हमें आकर गाइड करें, फॉलो अप दें हमें, और हम आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट पे ना सॉरी, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कह रही हूँ, अमेज़ॉन पे जो काम हो रहा होता है ना, उसके मेथड्स हैं, जैसे तरीके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जैसे, लेकिन उनमें से जो 3 हैं वो बहुत मशहूर हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि इन तीनों के सेलर्स बहुत हैं अमेज़ॉन पे। तकरीबन 80 to 90% जो अमेज़ॉन पे लोग बेच रहे हैं ना चीज़ों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन तीनों मॉडल्स में से किसी एक को या दो को या तीनों को फॉलो कर रहे होती हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट लेबल, दूसरा है होलसेल, तीसरा है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों को क्या है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं अमेज़ॉन की जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो तो है सबसे पहले फुलफ़िलमेंट। फुलफ़िलमेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फुलफ़िलमेंट मेथड ये होता है कि जब भी आपको अमेज़ॉन पे कोई ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर को पैक करके भी तो भेजना होता है कस्टमर को, ठीक है। तो ये पैक करके कौन भेजेगा? 2 तरीके हैं, या तो अमेज़ॉन खुद भेजेगा या आप लोग भेजेंगे, ठीक है। तो अगर तो आप 2 फिर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, एक होता है FBA और दूसरा होता है FBM। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA होता है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट को, ऑर्डर को पैक करके कस्टमर को भेज देगा, ठीक है। मतलब आपने प्रोडक्ट जो है, अपनी प्रोडक्ट वो अमेज़ॉन को भेज देना, अमेज़ॉन के पास ऑर्डर आएगा और अमेज़ॉन वो जो ऑर्डर है ना, उसे खुद ब खुद पैक करके कस्टमर को भेज देगा। लेकिन जो FBM होता है उसमें क्या करता है कि आप प्रोडक्ट की तस्वीरें लगा देते हैं अमेज़ॉन पे। जब अमेज़ॉन पे आपको ऑर्डर आता है ना, तो अमेज़ॉन आपको बता देता है कि भाई ऑर्डर आ गया है, अब आप इस प्रोडक्ट को शिप कर दो कस्टमर को। तो आप क्या करते हैं कि अपने वेयर हाउस से, या आपने जो सर्विसेज ली होती हैं 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की, आप उन्हें कहते हैं कि भाई ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को पैक करो और कस्टमर को भेज दो, ठीक है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। ये हर ई कॉमर्स स्टोर पर ना ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती है, लेकिन अमेज़ॉन पे ये ज़्यादा होती हैं, FBA और FBM, ठीक है। जितने भी अब नए सेलर्स आ रहे होते हैं वो सारे FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन को ही प्रेफर करते हैं। उसकी प्रेफरेंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए। अब जो प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल होता है ना, उसमें कस्टमर के पास मतलब जो सेलर होता है उसके पास चॉइस होती है, या तो वो FBA कर सकते हैं या वो FBM कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग मेथड होता है, ड्रॉप शिपिंग में चॉइस नहीं होती, वो FBA नहीं कर सकता, वो FBM करता होता है, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट होता ही नहीं है।
जब उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है वो कैसे FBA कर लेगा। FBA में तो प्रोडक्ट आपको भेजना पड़ता है अमेज़ोन के स्टोर्स में, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि अमेज़ोन FBA और अमेज़ोन FBM में बेसिक फ़र्क क्या है, आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो FBA में ये है कि ये भी आपका सामान है, सामान को इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब इन्वेंट्री का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं स्टॉक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपका जी स्टॉक। ये है अमेज़ोन के वेयर हाउसेस। वेयर हाउस कहते होते हैं गोदाम को जहाँ पर माल स्टोर किया जाता है। अमेज़ोन के अपने वेयर हाउसेस भी होते हैं। तो आप अपना सामान अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं। फिर जब आपको ऑर्डर आता है ना, कोई ये कस्टमर है, ठीक है, इसने अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू अमेज़ोन की वेबसाइट ओपन की, वहाँ पर उसे कोई चीज़ पसंद आई और उसने ऑर्डर कर लिया। जब उसने ऑर्डर किया है ना वो चीज़, तो अमेज़ोन क्या करेगा कि अमेज़ोन पहचान करेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, तो उस प्रोडक्ट को पैक करेगा, तैयार करेगा और उसे शिप कर देगा कस्टमर के पास, ठीक है। तो हमें जस्ट क्या नज़र आएगा कि हमारे पास जो हमारे अकाउंट होगा ना, उसमें सिर्फ हमें शो होगा कि ऑर्डर आया है, और फिर हमें शो होगा कि भाई अमेज़ोन ने शिप कर दिया है ऑर्डर, और उसके बाद तीसरा स्टेप होगा कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, दैट्स इट। इतना काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है FBM। FBM में क्या है कि आपका बेशक घर हो जिसमें आपने अपना सामान लेकर रखा हो, कोई आपका गोदाम हो जिसमें आपने सामान लेकर रखा हो, या कोई आपकी दुकान हो, या फिर कुछ लोग होते हैं जो जिनके गोदाम होते हैं उनमें वो सामान भेज देते हैं अपना, ठीक है। अब क्या होगा कि कस्टमर होगा वो अमेज़ोन की वेबसाइट पर मोबाइल खोल के ऑर्डर करेगा। अमेज़ोन क्या करेगा कि हमें बता देगा कि भाई आपके पास ऑर्डर आ गया और आपके पास इतने दिन है और इतने दिन में आप इस ऑर्डर को शिप कर दें, ठीक है, कस्टमर को। तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं। पैक करने के बाद ये जैसे पाकिस्तान में है ना लीपर, TCS वगैरह और पाकिस्तान पोस्ट वगैरह, वहाँ पर FedEx, UPS और DHL मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं कुरियर सर्विसेज। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना सामान को पैक करते हैं, पैक करके इन कुरियर सर्विसेज के ऑफिसेज जाते हैं और ये सामान को पोस्ट कर देते हैं कस्टमर की तरफ। तो इस मेथड को कहा जाता है कि FBM किया गया है, ठीक है। अब भाई हम देखते हैं कि FBA और FBM के फ़ायदे क्या क्या हैं और उनके नुकसान क्या हैं, और जो न्यू सेलर्स होते हैं वो FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन को क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले भाई FBA का आ जाता है प्राइम एनरोलमेंट। प्राइम एनरोलमेंट मतलब होता है कि अमेज़ोन का एक प्रोग्राम होता है कि प्राइम का मतलब होता है कि अगर कस्टमर आज के दिन ऑर्डर करता है ना, तो उसे आज के आज प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके पास वैसे नॉर्मल जो डिलीवरी हो रही होती है ना, वो 2 से 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर हो रही होती है। लेकिन जो अमेज़ोन के कस्टमर होते हैं ना, वो प्राइम कस्टमर्स भी होते हैं कुछ। मतलब ये है कि अमेज़ोन के पास आधी आवाम जो है ना, जो ख़रीदार आवाम है, आधी आवाम नॉर्मल है और आधी प्राइम है, ठीक है, जिन्होंने अमेज़ोन से सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं। तो वो क्या है, वो प्राइम मेंबर्स जो होते हैं ना, वो अमेज़ोन उन्हें बड़ा फ़ायदा देता है। वो लोग चाहते होते हैं कि भाई हमने अगर आज ही ऑर्डर किया तो आज के आज हमें चीज़ डिलीवर हो जाए। तो अमेज़ोन क्या करता है कि अगर हम FBA कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो अमेज़ोन प्राइम एनरोलमेंट हमारी कर देता है कि हम प्राइम एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी। मतलब प्राइम एनरोलमेंट का मतलब आपको फिर से समझा देती हूँ कि अगर मैंने FBA किया है और मैं प्राइम के लिए एनरोल्ड हो चुकी हूँ, कोई कस्टमर आया है, उसने मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और वो चाहता है कि मैं आज के आज उसे डिलीवर कर दूँ, और वो प्राइम पे क्लिक कर देता है, तो मैंने जब FBA किया होगा तो मेरा प्रोडक्ट आज के आज चला जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसके बेनिफिट ये होता है कि मेरी सेल बढ़ जाती है। अमेज़ोन के जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं ना, वो कस्टमर्स होते हैं कि जो रिटर्न नहीं भेजते, वो चीज़ें ख़रीदते लाजमी है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट उन लोगों के सामने शो हो जाता है, मतलब वो ऑथेंटिक बायर्स होते हैं। हमारा प्रोडक्ट उनको जब शो होता है तो हमारी जो इम्प्रेशंस बढ़ जाते हैं। जब इम्प्रेशंस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा फ़ायदा होता है बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी। बाय बॉक्स होता है कि बाय बॉक्स एक टर्म है कि 1 मिनट में आपको इसकी दिखा देती हूँ कि बाय बॉक्स होता क्या है। जब भी ये मेरे पास अमेज़ोन खुला हुआ है, ठीक है, अमेज़ोन UK का, ये कोई भी मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, ये जी टॉयज़ एंड गेम्स पे चले जाते हैं। ये सपोज एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को ओपन किया। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने ये जो डिलीवर टू एड्रेस होता है ना, इसे ज़रूर चेंज कर लिया करें। जैसे ये मैंने नहीं चेंज किया ना, तो यहाँ पर ये बाय बॉक्स नहीं दिखा रहा, यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है काउंट स्टॉक,
ऐड टू लिस्ट, मतलब यहाँ कुछ भी बाय नाउ का ऑप्शन ही नहीं है या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने उसे साइड पे कर दिया। अभी डिलीवर टू पाकिस्तान ही है। इसका नुकसान क्या होगा, आप अगर अमेज़ॉन जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये बात बता रही हूँ कि नुकसान क्या होता है कि अक्सर प्रोडक्ट्स हमें लगता है कि भाई वो इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी बाय नाउ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमें लगता है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो हमने इस प्रोडक्ट को देखना ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि भाई डिलीवर टू एड्रेस तो ठीक है ना। इस डिलीवर टू एड्रेस का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर मैं यूके की वेबसाइट खोल के इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रही हूँ तो पाकिस्तान ये नहीं भेजेंगे, इसलिए वो नहीं आ रहा। अभी मैं इस प्रोडक्ट का चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये होता है पोस्टल कोड हमने या जिप कोड डालना होता है, ये यूके में किसी भी एरिया का हम डाल सकते हैं। ये जब कंटिन्यू हमने कर लिया तो अब ये देखें, अब ये आ गया है, आ गया ऐड टू बास्केट बाय नाउ, ठीक है। ये जो पूरा डब्बा है ना, इसे कहते होते हैं बाय बॉक्स। ये जिस सेलर के पास होता है उसके पास सारे दिन की सेल जा रही होती है। ये एक होलसेल प्रोडक्ट है, ठीक है। होलसेल प्रोडक्ट क्यों है कि ये जो लिखा हुआ है ना न्यू 43, इसका मतलब ये है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सारे सेलर्स जो हैं बेच रही हैं इसी प्रोडक्ट को, ठीक है। टॉय वंडरलैंड, मेनुएंटा है, टॉय वेयर हाउस यूके है, ये सारे जो हैं ये बेच रहे हैं इसी प्रोडक्ट को, ठीक है। सेम टू सेम इसी प्रोडक्ट को, और उन्होंने अपनी अपनी प्राइसेस भी दी हुई हैं कि जी इस प्राइस में बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाय बॉक्स है इस टाइम किसके पास है, ये बाय बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि डिस्पैच फ्रॉम अमेज़ॉन एंड सोल्ड बाय अमेज़ॉन, की मतलब अमेज़ॉन भी इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है, ठीक है। तो बाय बॉक्स इस टाइम ये अमेज़ॉन के पास है, तो इस टाइम जो भी इस पर क्लिक करेगा, जो भी इसे बाय नाउ करेगा, तो वो सारी की सारी सेल्स अमेज़ॉन के पास चली जाएंगी, दूसरे सेलर के पास नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होती है बाय बॉक्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी हो, ठीक। ये होता है बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स होलसेल में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए जी, अब करते हैं कि बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स जो है ना, आपको ये तो पता चल गया कि बाय बॉक्स एक एल्गोरिदम में एक बॉक्स होता है जिसके पास ये जाता है तो सारी सेल उसी के पास आ रही होती है। ये बाय बॉक्स को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है होलसेल में। अगर आप होलसेल का कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आपका सेलर का सारा फोकस यही होता है कि भाई हमने बाय बॉक्स जीतना है, ठीक है। मैक्सिमम बाय बॉक्स जीतना है ताकि हमारे पास मैक्सिमम सेल आए, प्रॉफिट दे हमें, ठीक है। तो जब आप FBA करते हैं ना, तो FBA में बाय बॉक्स आपके पास जाने की एलिजिबिलिटी हो जाती है, आप काबिल हो जाते हैं कि आपको बाय बॉक्स ज़्यादा जल्दी मिलेगा, ठीक है। अभी उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि इसकी हमने न्यू 43 की लिस्ट ओपन की है, ठीक है। एक बात याद रखें कि जब कोई भी प्रोडक्ट होलसेल में हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन खुद बेच रहा हो ना, हम उस प्रोडक्ट को जल्दी नहीं सिलेक्ट करते। वो इसलिए नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि अमेज़ॉन से आना है, वो खुद सारी सेल लेकर जाता है, ठीक है। उसके लिए अपने लिए रूल्स नहीं होते, वो दूसरों के लिए रूल्स रख रहा होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट क्या है, ये FBM प्रोडक्ट है, मतलब कि ये बेच कौन रहा है, टॉय वंडरलैंड। और डिस्पैच फ्रॉम मतलब इसे डिस्पैच या फुलफिल कौन कर रहा है, वो भी टॉय वंडरलैंड कर रहा है। तो क्या है कि भाई ये एक FBM प्रोडक्ट है, इस FBM सेलर है। दूसरा देखें, वो भी FBM सेलर है। तीसरा कौन है, वो भी FBM सेलर है, ठीक है। अब नीचे आते जाएं, ये सारे FBM सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सारे FBM सेलर हैं। अब ये आप जो चौथा देखें, ये FBA सेलर बैठा हुआ है, ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहा है, मतलब ये बेच कौन रहा है, फैंटास्टिक बार्गेन्स ग्रुप यूके कर रहा है। बेच ये रहा है लेकिन उसने अपना सामान अमेज़ॉन भेजा हुआ है। जब कोई ऑर्डर आ रहा है तो डिस्पैच किधर से हो रहा है, डिस्पैच फ्रॉम अमेज़ॉन, तो ये अमेज़ॉन से डिस्पैच हो रहा है, तो ये बाय बॉक्स, ठीक है। तो ये एक FBA सेलर है। अब इस तरह का जो सिनेरियो होता है ना, जिसमें FBM सेलर भी होते हैं और FBA सेलर भी होते हैं, तो जो बाय बॉक्स होता है ना, वो रोटेट कर रहा होता है, वो हर घंटे किसी न किसी के पास जा रहा होता है। तो अमेज़ॉन क्या करता है कि अगर कोई सेलर है, उसने FBA किया हुआ है और उसके मुकाबले एक FBM सेलर बैठा है, तो वो क्या करता है कि वो बाय बॉक्स FBA वाले को दे देता है। वो ये नहीं देखता कि प्रोडक्ट के मतलब किसके पास स्टॉक ज़्यादा, नहीं, वो कहता है कि भाई FBA जिसने किया है मैं उसी को भेजूँगा, ठीक है। तो न्यू सेलर इन सब वजह की वजह से FBA को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तीसरा है कि अमेज़ॉन फिल्स ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर आ रहा होता है वो अमेज़ॉन खुद उससे देखता है, देखकर उसे फिल करके भेज रहा होता है। चौथा है कि भाई अमेज़ॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग, शिपिंग, रिटर्न्स, रिफंड्स एंड कस्टमर सर्विस। अब जितनी भी अक्सर कोई ऑर्डर है
ठीक है, क्लाइंट के पास कस्टमर के पास गया है लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है, और रिफ़ंड अप्लाई कर दिया। तो जब आप लोग FBA करते हैं ना, तो FBA में हमारा सर दर्द ही नहीं होता कि रिफ़ंड आ गया भाई। अमेज़ॉन खुद ही सामान को वापस लेकर आता है 14 से 15 दिनों में, ठीक है, खुद कस्टमर से वापस आता है सारा सामान, और रिफ़ंड भी हमारे बैलेंस में से खुद ही उसे कर देता है। मतलब अमेज़ॉन खुद इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। और कस्टमर सर्विस ये है कि कस्टमर अगर कोई हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर रहा होता है तो अमेज़ॉन हमसे उसका कॉन्टैक्ट करवा देता है। अगर वो हमें मैसेज भेजता है तो हमें मैसेज नज़र आ जाता है कस्टमर का कि कस्टमर हमसे क्या कह रहा है। और जितनी भी कस्टमर सर्विस होती है चीज़ों की, वो खुद अमेज़ॉन कर रहा होता है, ठीक है। आ गया पोटेंशियल फॉर लोअर शिपिंग रेट्स। मतलब ये कि अमेज़ॉन जो है ना, FBA देखने में चीज़ महंगी लगती है, लेकिन जो आउटसाइड द मतलब उन कंट्रीज़ बैठे होते हैं ना, हमें लगता है कि भाई अगर हम खुद शिप कर देंगे तो वो काम सस्ते में पड़ जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी ऑर्डर्स होते हैं कि जो दूर दराज इलाकों से आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें तो अगर हम FBM करते हैं ना, अगर हम FBM करते हैं तो हमें चार्जेस ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करते हैं, तो अमेज़ॉन के मखसूस रेट हैं जो वो लेता है, ठीक है। और शिपिंग रेट जो होती है ना, बहुत कम होती हैं बनिस्बत FBM के, ठीक है। आगे है लोअर्स प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू FBM। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, जो सबसे बड़ा नुकसान आप लोग कह सकते हैं, वो ये होता है कि एक प्रोडक्ट को आप FBA कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को आप FBM कर रहे हैं, प्राइसेस दोनों की सेम है, परचेजिंग प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, लेकिन प्रॉफिट आपको FBM में कम आएगा और FBM में ज़्यादा आ जाएगा। वो इसलिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो FBA में वो चीज़ ले रहा होता है कि अपनी स्टोरेज फीस वगैरह वो कम हो जाती है, ठीक है। ये इन केसेस में होता है कि अगर हम यूके में बेच रहे हैं और यूके में ही हमारा घर है, ठीक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। आगे भाई FBM के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि इन्वेंट्री को हम लोग देख सकते हैं, हमारा जो स्टॉक है उसे देख सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट हमने मंगवाया है, ठीक है, बन कर आया है, कोई होलसेल का प्रोडक्ट है या प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उसमें कोई नुकसान है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में, तो हम देख सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना ये डिफेक्टिव है और इसे हम चेंज कर लें या उसे भेजें ही ना अमेज़ॉन, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन टू इनरोल्ड इन सेलर फुलफिल्ड प्राइम। अच्छा, इनका प्राइम भी होता है, मतलब FBM के लिए प्राइम भी होता है कि एक दिन के अंदर अंदर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, लेकिन वो ये होता है कि सेलर फुलफिल्ड, कि जो सेलर्स होते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई आपने ध्यान रखना है कि जब ऑर्डर आया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को पहुंच जाए प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ना जैसे मुशक्क़त तलब आप लोग कह लें कि हमें 24 घंटे फिर अमेज़ॉन के अकाउंट खोल कर बैठना पड़ता है कि भाई ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है। आगे है जी मर्चेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग और शिपिंग। वही बात थी कि यहाँ पर FBA में अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबल था और FBM में मर्चेंट मतलब जो सेलर था वो रिस्पॉन्सिबल है। और सेलर नहीं होते क्योंकि सेलर्स ने व्यूअर्स को हायर किया होता है, क्योंकि अब सेलर की ये मेंटालिटी होती है ना कि भाई उसने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब वो हर चीज़ की निगरानी खुद ही क्यों रखे, क्योंकि ये चीज़ें मशक्क़त तलब होती है ना। 24 घंटे लैपटॉप्स को या मोबाइल्स को खोल कर देखना पड़ रहा होता है कि कोई ऑर्डर तो नहीं आ गया, तो वो VAs को इन चीज़ों के लिए हायर कर लेते होते हैं, ठीक है। तो VAs नहीं, मतलब मर्चेंट या VA नहीं, हर चीज़ को देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसकी पैकिंग हो चुकी है, उसे शिप कर दिया जाए, अगर कोई रिटर्न आया तो उसका रिफ़ंड हमने कर देना है। और कस्टमर सर्विस, कस्टमर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हमसे इंक्वायरीज़ कर रहा है तो हमने उनके रिस्पॉन्स करने हैं, ठीक है। आगे समटाइम्स फेस हायर शिपिंग रेट्स। इसका जो एक ड्रॉबैक है ये है कि जो FBM प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो रिटर्न बहुत होते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी कस्टमर बाय कर रहा होता है ना अमेज़ॉन से, तो ये चीज़ देख लेता है कि भाई डिस्पैच किधर से हो रही है और सोल्ड बाय क्या है, ठीक है। जब वो चीज़ देख लेता है ना तो उसके जहन में आ जाता है कि भाई ये एक FBM प्रोडक्ट है और इनके रिटर्न चार्जेस, रिटर्न जो होते हैं ना रेट या रेशो ये ज़्यादा होती है। आगे जी इंक्रीजेज प्रॉफिट मार्जिन। FBM में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है। आगे रिटर्न ऑर्डर रेशो इज़ हाई, ये मैं आपको कर गई हूँ। ये समटाइम्स फेस हायर शिपिंग रेट्स, इन दोनों को मैं कर गई हूँ। ये मैं पहले आपको बता गई हूँ कि रिटर्न ऑर्डर रेशो इज़ हायर, मतलब ऑर्डर रिटर्न जो होती है ना उनकी रेशो FBA से ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि समटाइम्स फेस हायर शिपिंग रेट्स, मतलब ये कि अक्सर दूर दराज यूके के किसी दूर दराज इलाके से आपको आ गया ऑर्डर और आपका वेयर हाउस किसी और जगह पर, एक कोने पे आपका वेयर हाउस है, दूसरी जगह से ऑर्डर आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है दरमियान में जो शिपिंग लगेगी आपने ही वो पैसे देने, ठीक है। वो क्लाइंट ने नहीं देने, जो कस्टमर है ना उसने नहीं देना। उसके पास तो एक दफ़ा ये प्राइस लिखी जा चुकी है 10.99,
ठीक है, उसके पास ये 10.99 लिखी जा चुकी। हाँ, जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा ना, बाय नाउ करेगा, बाय नाउ के बाद उसके पास मैं दिखा देती हूँ, उसके पास फिर ये ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप अपना हमसे एड्रेस कंफर्म कर दें कि किस एड्रेस पे आपको जो ऑर्डर चाहिए, और उसके बाद वो आपसे हमसे ये पूछ लेता है कि उसके बाद हमसे ना वो सिर्फ ये पूछ लेता है कि मतलब जब हम बाय नाउ चेकआउट कर रहे होते हैं ना पेमेंट वगैरह, तो वो ये पूछ लेता है कि भाई आपको प्राइम डिलीवरी चाहिए या आप नॉर्मल डे डिलीवरी भी कर सकते हैं। अगर तो वो प्राइम डे करेगा तो प्राइम डे के उसे पैसे पड़ेंगे, हमें नहीं प्राइम डे के पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम FBM कर रहे हैं और क्लाइंट की यही है 10.99 और वो बहुत दूर दराज इलाके में रह रहा है, तो और वो नॉर्मल डिलीवरी ही करता है, लेकिन फिर भी पैसे आपको पड़ जाएंगे। कैसे पड़ेंगे? क्योंकि आपने वो जो फेडेक्स वगैरह यूज़ किया होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी कुरियर सर्विस के ज़रिए आप ये प्रोडक्ट भेजेंगे, तो वो लोग तो चार्ज करेंगे ना आपसे, उनका तो कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। ठीक है जी, आगे है जी, ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी जी, ठीक है। ये है कि FBA और FBM होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या है, इन दोनों में से किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, ठीक है। और अगर आप ये अपने बिहाफ पर एज अ सेलर आप लोग ये खुद देखेंगे कि आपको कौन सा सूटेबल है, तो आप वही करेंगे। लेकिन अमेज़ॉन प्रेफर भी FBA को करता है और अमेज़ॉन फ़ायदे भी ज़्यादा FBA वाले को दे रहा होता है। शुरू मतलब देता वो सबको है, लेकिन जो शुरू शुरू के नए सेलर्स होते हैं ना, बेशक वो होलसेल के हों या प्राइवेट लेवल के, वो FBA को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो होता है ना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, वो सिर्फ FBM कर सकता है, उसके पास चॉइस नहीं होती, ठीक है। आ गया जी स्टेप्स इन प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल आ जाते हैं। प्राइवेट लेबल होता है अपना ब्रांड बनाना, ठीक है। अमेज़ॉन पे अपना एक ब्रांड बना देना। आपका ब्रांड होगा, आपके प्रोडक्ट पे आपके ब्रांड का नाम लिखा होगा, इसे कहते होते हैं प्राइवेट लेबल। तो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहला होता है कि मार्केट प्रोडक्ट रिसर्च हमने करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्ट उठाकर लगा देंगे, कोई भी प्रोडक्ट उठाकर लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये नहीं देखना ना, आप जिस मार्केट में चीज़ें बेचने जा रहे हैं, आपने पहले उन लोगों को देखना है कि वो लोग ख़रीद भी रहे हैं उस प्रोडक्ट को कि नहीं, ठीक है। यही ना हो ना कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए बाद में। क्या जी कि प्रोडक्ट भी ठीक था, हर चीज़ ठीक जा रही थी, आपने एडवर्टाइजमेंट भी ठीक कर दी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मसला ये है कि लोग वहाँ वो चीज़ ख़रीदना ही नहीं चाहते। तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ इस मार्केट एनालिसिस, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं देखना कि प्रोडक्ट कैसा है, साथ मार्केट एनालिसिस करना ज़रूरी है कि भाई जो और लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं उस प्रोडक्ट में से, वो उस प्रोडक्ट को कितना कमा रहे हैं उस प्रोडक्ट को बेच के, और उनके पास रिटर्न कितने हो रहे हैं। मतलब लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा वो प्रोडक्ट। मतलब नया नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसकी सेल बहुत बढ़ गई है, हमने भी लॉन्च कर दिया, ठीक है, लेकिन मसला ये हो गया कि वो प्रोडक्ट रिटर्न बहुत होता है, लोगों ने ख़रीदना तो शुरू किया लेकिन उन्हें अच्छा ही नहीं लगा। तो मार्केट रिसर्च करना और मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है प्राइवेट लेवल में। दूसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग कहते हैं कि भाई हमने ये किधर से प्रोडक्ट ख़रीदना है, किधर से बनवाना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किधर से करवानी है, ठीक है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसे हमने अमेज़ॉन तक जब तक भेजना है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग एक बहुत ही अहम, लोग इसे अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम स्टेप है। वो क्यों है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जितना प्रॉफिट निकल रहा होता है ना, वो ये चीज़ आपकी डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकलना है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग बेहतरीन चली गई तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट का प्रॉफिट बहुत बेहतरीन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट रिसर्च की, प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, वो रेवेन्यू बहुत जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट बहुत दे रहा है, लेकिन आपने गलती कर दी प्रोडक्ट सोर्सिंग में, तो काम ख़राब यहाँ से हो जाएगा। आपका प्रॉफिट जो है ये लॉस में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। और ये जो है ना पॉइंट्स में हिसाब इनका रखना होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग जब आप लोग कर रहे हो तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखना होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग की, कि हमें रेट कितना पड़ रहा है, हमें मैन्युफैक्चरिंग का रेट कितना पड़ रहा है, जब हम अपने प्रोडक्ट की चेकिंग करवा रहे हैं कि ये ठीक है हमारा प्रोडक्ट, इसमें कितने हमारे पैसे लग रहे हैं पर प्रोडक्ट, पर पीस कितने पैसे लग रहे हैं। और जब हम सपोज अगर चाइना से बनवा रहे हैं ये प्रोडक्ट, चाइना से अमेरिका तक भेज रहे हैं, तो रास्ते में क्योंकि हमने बाय सी ऑप्शन चूज़ करना है, हमारा सामान जो है ना बहरी जहाज़ों के ज़रिए पहुँचे, तो ये सस्ता तरीका होता है, ठीक है। हवाई जहाज़ों के बनिस्बत बहरी जहाज़ों का सस्ता होता है, तो इसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स का कितना किराया हमें पड़ रहा है पर प्रोडक्ट, अगर तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है
अगर तो वो कैलकुलेशन के बाद आपको प्रॉफिट बच रहा है उस प्रोडक्ट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सोर्सिंग में ही प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा तो आप क्या करें कि आप किसी और सप्लायर से बात करें। अली बाबा पे एक ही चीज़ के हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, आप दूसरे लोगों से जाकर बात करें, उनसे उनकी कोटेशंस लें और पता करें कि कितनी कितनी में वो चीज़ें पड़ रही हैं आपको, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकलेगा। तीसरा होता है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है प्रोडक्ट पेज ऑन अमेजोन। जैसे ये वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पूरा इसे कहते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है, उसकी बुलेट पॉइंट्स, इन्हें कह देते हैं अबाउट दिस को कह देते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब ये चीज़ें ऐसे ही नहीं लिख दी जाती, ये जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों का मतलब है कि इसमें ये कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। मतलब अगर कोई कार्ड गेम ओपन करेगा तो कार्ड गेम में ये प्रोडक्ट नज़र आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये कार्ड गेम को मैंने कॉपी किया और कार्ड गेम को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए ये प्रोडक्ट आ गया सामने, ये देखें वही प्रोडक्ट, मतलब ये कि ये वाला जो प्रोडक्ट था ना, ये सेम टू सेम हमारे पास सामने आ गया। ये देखिए सेम टू सेम वही वाला प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। तो भाई क्या है कि इसने ये कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, इसने ये टाइटल ऐसे ही नहीं बना लिया, उसने कोई मुंह उठाकर वैसे नहीं बना लिया कि उसे ये कीवर्ड अच्छा लग रहा था, नहीं, उसने इसकी रिसर्च सारी की लिस्टिंग बनाने की कि भाई कौन कौन से कीवर्ड डिमांड में है, लोग कौन से चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, कौन कौन से अल्फाज को सर्च कर रहे हैं। तो ये काम जो लिस्टिंग बनाने का होता है ना, ये सेलर कभी नहीं करता, वो हमेशा ये काम वीए से करवाता है और ये करना भी वीए को आता होता है। और एक ये जो है ना, इसकी बनाने की लोग $100 चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और $100 इस टाइम पाकिस्तानी लिहाज से कोई 20,000 है सिर्फ ये लिखने की, ठीक है, लोग 20-20 हज़ार चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी कि ये लिस्टिंग्स कैसे बना रहे होते हैं और इनकी रिसर्च कैसे करते हैं, इसकी हर चीज़ की रिसर्च की जाती है, ठीक है। आगे जी प्राइवेट लेबल में तीसरा पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट शिपिंग। हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल निकला, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग कर ली, ऑर्डर दे दिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए। जब हमारा प्रोडक्ट तैयार ऑलमोस्ट हो जाता है तो हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हैं। जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमारी अमेजोन पे बन चुकी होती है लेकिन वो इनएक्टिव होता है क्योंकि इन्वेंट्री नहीं होती, तो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो फिर उसकी हम शिपिंग करवाते हैं, मतलब जहाँ से अमेजोन तक, जहाँ भी वो बन रहा है, बेशक वो चाइना बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, मालदीव्स बन रहा है, मलेशिया बन रहा है, जहाँ पर भी वो बन रहा है प्रोडक्ट, वहाँ से अमेरिका तक या यूके जहाँ पर अमेजोन तक, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है हमारा, मतलब अमेजोन जब वो पहुँच जाता है तो उससे कहते हैं जी प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो गया, जब प्रोडक्ट एक्टिव शो होना शुरू हो जाता है कि भी आपका प्रोडक्ट एक्टिव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट रैंकिंग बाय एडवर्टाइजमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है प्राइवेट लेबल में, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि कोई भी चीज़ है जब तक उसकी मशहूरी की ना जाए वो चलती नहीं है, ठीक है। तो जो प्राइवेट लेबल होता है उसमें मशहूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो अमेज़ोन के थ्रू ही आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे उसके तरीके होते हैं, लेकिन जब आप अमेज़ोन के थ्रू ही करेंगे तो पैसे जाहिर सी बात है आप अमेज़ोन को ही मशहूरी के देंगे ना, तो वो फिर रिजल्ट्स अच्छे दिखाता है आपको, ठीक है। अभी आपको मैं इमेज के ज़रिए, थोड़ी सी ब्लर है इमेज क्योंकि मुझसे डाउनलोड ही ऐसी हुई, तो बस गुजारा चलेगा। तो आपको एक ओवरव्यू बस दे देती हूँ कि ये कैसे। सबसे पहले जी आपने प्रोडक्ट की रिसर्च की, प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, ठीक है, और सप्लायर को कहा है कि आप लोग जो है ना, क्या उसे कहते हैं, ऑर्डर दे दिया कि आप लोग बनाएं, ठीक है। उन्होंने जी उस प्रोडक्ट पर लेबलिंग की है, लेबलिंग करके तो आपने जो बंदरगाहें हैं जहाँ पर ये सामान सारा जाता है उन्हें डिलीवर कर दिया। ये बंदरगाह पर चला गया चाइना की, ठीक है, चाइना से अमेरिका तक, ये बाय सी, क्योंकि बाय सी हम लोग ऑप्शन इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें सस्ता पड़ जाता है। ये तकरीबन ले लेते हैं कोई 2 से 3 महीने सामान को डिलीवर करते करते, या 1.5 से 2 महीने, मतलब आपके सामान पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है। मतलब ये तकरीबन 2 महीने आसान से लग जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप बाय एयर करते हैं तो बाय एयर आपको 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाएगा सामान, लेकिन वो बहुत महंगा चला जाता है, प्रॉफिट बचता नहीं है। तो हमारा मकसद तो यही होता है ना कि प्रॉफिट बचाना, ठीक है। तो ये बाय सी चाइना से अमेरिका पहुंचा। उसके बाद ये जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं वो इस सामान को लेते हैं, उन्होंने जितना भी टैक्स का मतलब होता है ना कि टैक्स ड्यूटीज़ होती हैं जब आप कंट्री टू कंट्री मूव कर रहे होते हैं और दरमियान में उनकी लीगल स्पोर्ट्स आ रहे होते हैं जहाँ पर उन स्पोर्ट्स को क्रॉस करना होता है ना और अपनी लीगैलिटी को शो करना होता है, तो ये होते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स, ये सब कुछ खुद करते हैं,
ठीक है। ये खुद करके सामान की चेकिंग होने के बाद फिर ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं। फिर अमेज़ॉन के पास आता है ऑर्डर, और जब अमेज़ॉन के पास ऑर्डर आता है, आपने FBA किया होता है, अमेज़ॉन खुद ब खुद प्रोडक्ट को कस्टमर के हवाले कर देता है और बदले में आपको पैसे दे देता है। और इस तरह ये पूरा प्राइवेट लेबल काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे है जी स्टेप्स इन होलसेल। ये सारी बातें थी हमारी प्राइवेट लेबल के लिए, एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए। दूसरा स्टेप है जी होलसेल। ठीक है, आप एक बात याद रखें कि अमेज़ॉन पे 60 से 70% सेलर्स बैठे हैं जो कमा रहे हैं, वो सारे होलसेलर और ड्रॉप शिपर्स हैं। वो प्राइवेट लेबल के नज़दीक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लेबल में बजट बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए उसे स्टार्ट करने के लिए। लेकिन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो सस्ते में चल जाता है काम, और प्रॉफिट भी आपको देकर जाता है, तो लोग होलसेल करते हैं। तो होलसेल में जैसे प्राइवेट लेबल में तो आपने कोई चीज़ चल रही है लेकिन आपने नहीं बनवाई, अपनी चीज़ नहीं बनवाई, अपना लोगो लगवाया और फिर उसे बेचा। लेकिन होलसेल में क्या होता है कि एक ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है वो बिक रहा है मार्केट में, आपने उसी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट बना के कोई भेज रहा है और आपने उसी को भेज देना। होलसेल की मिसाल इस तरह की है कि जैसे लक्स शैम्पू है, सॉरी लक्स शैम्पू कह रही हूँ, लक्स सोप है, ठीक है, वो ऑलरेडी बिक रहा है। हम दुकानदार हैं, हम उसे बेचना चाहते हैं, तो हम जो पहले से वो बन रहा है ना, फैक्ट्री वाले जो बना रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे या उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे वो प्रोडक्ट लेंगे और ख़ुद अपनी दुकान में ला कर रख लेंगे और हम उसे बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो होलसेल का ये है। होलसेल में हम अपना ब्रांड नहीं बना रहे, हम अपनी कुछ नहीं कर रहे, हम बस जो चीज़ बिक रही है उसमें से अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। ठीक है, कि हमारा फ़ायदा आ जाए। तो सपोज़ अगर लक्स वाली फैक्ट्री बंद हो गई, उसने बनाना बंद कर दिया, तो हमारे पास भी वो चीज़ बंद हो जाएगी। हाँ, हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास जो आखिरी स्टॉक होगा उसके रेट हम हाई कर दें और उससे प्रॉफिट कमा कर बस छुट्टी, फिर हम नया प्रोडक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो होलसेल अमेज़ॉन पे भी इस तरह हो रहा है। तो सबसे पहले जी इसकी होती है प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। इसमें हमने मार्केट रिसर्च नहीं करनी होती। ठीक है, मैं आपको चले अभी बता देती हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च में क्या डिफरेंस है। ये दो डिफरेंस होते हैं जो अक्सर VAs नहीं समझ पाते कि क्या, लेकिन ये दोनों फ़र्क होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च होती है कि भाई आपने इसी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। होलसेल में इसी प्रोडक्ट की, आपने कुछ नहीं खोलना, सिर्फ इसी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है, इसे बेच कितने लोग रहे हैं, लोग इससे फ़ायदा कितना उठा रहे हैं, इसके सप्लायर कौन है, इसका ब्रांड कौन सा है और ब्रांड हमें इजाज़त देगा नहीं देगा, बस इसी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द हमने घूमना है। ठीक है, लेकिन जो मार्केट रिसर्च होती है वो ये नहीं होती। मार्केट रिसर्च ये है कि इसका मेन कीवर्ड है कार्ड गेम। ये है तो कार्ड गेम ना, ठीक है, तो कार्ड गेम जो है ना ये है मार्केट रिसर्च। वो थी प्रोडक्ट रिसर्च, ये है मैंने जी एक सर्च किया कार्ड गेम। अब मैंने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं सर्च किया। अब यहाँ पर कार्ड गेम के देखें कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ये डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इन सब की जब मैंने रिसर्च करनी है कि इनमें से कौन सा कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना ज़्यादा वो महीने का बेच रहा है, उसकी प्राइस कितनी जा रही है, उसमें वो फ़ायदा कितना उठा रहा है, वो चीज़ें सस्ती बेच रहा है या कैसे बेच रहा है। ठीक है, ये सारी कहते होते हैं मार्केट रिसर्च। प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट रिसर्च के साथ मार्केट रिसर्च भी की जाती है, लेकिन होलसेल में सिर्फ होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, यहाँ पर मार्केट रिसर्च नहीं होती। ठीक है, आगे है जी इसमें ब्रांड हंटिंग एंड फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। प्रोडक्ट रिसर्च हमने कर ली, उसके बाद हमने देखना है कि भाई इसका ब्रांड कौन सा है और इसके डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं। ठीक है, तो ये होता है कि ये प्रोडक्ट है, ये होलसेल का प्रोडक्ट है और इसका ब्रांड ये है, ये जो लिखा होता है ना विजिट द एस्मोडी स्टोर, ये वाला इसका है ब्रांड। ठीक है, ये इसे कहते हैं ब्रांड हंटिंग करना। ये इसके पास ब्रांड ओपन हो गया, ब्रांड के पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अगर आप इसकी आउटलेट और वॉचर्स एंड सब्सक्राइब एंड स्टूडेंट्स, ठीक है ये सारी इसकी एस्मोडी जो ब्रांड है ना, मैंने वो गलत टैब को ओपन कर लिया था, ये है। और आप ये देखें कि इसकी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आपको मतलब फैमिली गेम्स, आपको हर चीज़ नज़र आएगी, हर तरह के आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है जी, आप इस तरह मतलब ओपन करते जाएंगे इनकी टैब्स, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। आपने सब प्रोडक्ट्स की रिसर्च नहीं करनी, आपने सिर्फ उसी एक ही करनी है। उस एक से आपको ये एक ब्रांड पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट, इसका
आपका प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है, आपने क्या करना है कि गूगल पे जाना है, इसी प्रोडक्ट को इसी के जो ब्रांड है ना उसे कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद ना उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस जगह फाइंड कर लेना है जहाँ से ये आपको सामान सस्ते दामों में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक एनालिसिस शीट बनानी है अपनी, सॉरी एनालिसिस शीट अपनी नहीं बनानी, जब आपने ब्रांड से बात करनी है ना, फिर आपने ब्रांड से बात करनी है, उन्हें एक ईमेल करनी है, उन्हें कॉल करनी है कि भाई हमें आपका प्रोडक्ट पसंद आया है और हम उसे ख़रीदना चाहते हैं और अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हैं। तो इस स्टेप को कहते होते हैं ब्रांड अगर आपको इजाज़त दे देता है ना तो उसे कहते हैं जी ब्रांड अप्रूवल, आपको ब्रांड अप्रूवल मिल गई, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब आपको ब्रांड अप्रूवल मिलती है ना तो ब्रांड आपको एक शीट देता है, उस शीट में उसके जितने भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लगे हुए हैं, जितने हज़ारों हैं, ये 100 के हिसाब से हैं, वो सारे अंदर डाटा होता है, और आपने उन सब प्रोडक्ट्स को फिर चेक करना होता है कि भाई इसमें से प्रॉफिटेबल कौन सा है। जो आपको प्रॉफिटेबल होता है, जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को अच्छी से उस प्रोडक्ट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट को जाके मी टू अमेज़ॉन पे कर देते हैं कि भाई ये इस प्रोडक्ट को मैं भी बेचना चाहता हूँ। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप बाय कर लेते हैं, बाय करके उससे उसी प्रोडक्ट की आप अमेज़ॉन शिपिंग कर देते हैं अमेज़ॉन को, फिर आप भेज देते हैं, दैट्स इट। होलसेल में ये सब कुछ होता है। होलसेल में जो सबसे ज़्यादा अहम प्रोसेस होता है ना वो यही होता है कि भाई आपने ब्रांड अप्रूवल लेनी है और एनालिसिस करना है, दैट्स इट। अगर ये 2 स्टेप आपने बेहतरीन कर लिए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप होलसेल में माहिर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। अब प्राइवेट लेबल ऐसा है कि इसमें हर स्टेप ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो कम इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसे आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे आएगा, प्रोडक्ट शिपिंग है और प्रोडक्ट लॉन्च है, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि जो आप कमी कोताही होगी तो आप बाद में ठीक कर सकते हैं, सॉरी मतलब शिपिंग को निकाल दें, प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट लॉन्च, कि अगर इनमें कोई कमी कोताही हो गई तो आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एनालिसिस और प्रोडक्ट रिसर्च में माफ़ी नहीं है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें भी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा अगर पैसे चले गए तो चले गए। और तीसरा होता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, और ये भी आपने बेहतरीन करनी होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। आगे जी मोस्टली होलसेल की यही है कि भाई आपने जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट को ढूंढना है, उसके बाद उसकी ब्रांड की, उसका जो ब्रांड है ना उसकी डिटेल्स आपने निकालनी है, और उसकी निकालने के बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। अगर तो ये आपने कर लिया सब कुछ तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको होलसेल आ गई, दैट्स इट। होलसेल में सिर्फ यही चीज़ है। आगे अजीब स्टेप्स इन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा तरीका है कि उसमें आपने सामान को ख़रीदना नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन को बताना है कि आप बेच रहे हैं उस सामान को, ठीक है। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर लेना है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा ना तो आपने क्या करना है कि उसी मुल्क में कुछ वेबसाइट्स होती हैं ना जो सस्ते दामों उन चीज़ों को बेच रही होती हैं, तो आपने उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ ऑर्डर करना है। ऑर्डर में जितनी डिटेल्स होती हैं घर की, एड्रेस की, वो सारी आपने अमेज़ॉन के कस्टमर की डाल देनी है। आपने डालकर वो प्रोडक्ट वहाँ से शिप हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसकी मिसाल ये है कि अमेज़ॉन पे एक चीज़ है $8 की बिक रही है, वही चीज़ आप $8 की अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, ठीक है। कस्टमर ने आके $8 में वो चीज़ खरीदी। एक और वेबसाइट है ABC, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है अमेज़ॉन के अलावा ABC, वही चीज़ वो बेच रही है $3 में। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, जाकर वो $3 की जो चीज़ है वो ख़रीदेंगे, अपनी पॉकेट से $3 उसे पे करेंगे, ठीक है। पे करने के बाद उस प्रोडक्ट को भेज देंगे अमेज़ॉन के कस्टमर के घर तक, ठीक है। वो प्रोडक्ट चला जाएगा, $3 में आपने ख़रीदा, और दो से $3 ही कहते हैं आप, $3 जो है वो रास्ते में शिपिंग का किराया भी खुद ही अदा करेंगे। $6 में आपने वो चीज़ अपनी जेब से ख़रीदी और ख़रीद को कस्टमर को दे दी, और बदले में अमेज़ॉन को कस्टमर ने $8 दिए, और $8 आपकी जेब में आ गए, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 8 में से जब 6 निकाल देंगे तो $2 आपको बैठे बिठाए मिल गए। तो आपने इस पूरे सिनेरियो में करना क्या है कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है और ये कितना फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। दूसरा है कि आपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ढूंढना है, कि ऐसा सप्लायर ढूंढना है कि जो ड्रॉप शिपर हो, वो आपको ईजिली करके दे, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है कि एक प्रोडक्ट के बदले आपको कितना बच रहा है। फिर आपने उसी प्रोडक्ट को जाकर मीटू कर लेना है अमेज़ॉन पे, और FBM करना है, याद से FBA नहीं करना, FBM आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद होता है कि जो सबसे क्रिटिकल स्टेप ये होता है कि अगर कोई रिटर्न हो रहा है या डिले हो रहा है ना ऑर्डर में, तो वो सबके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आपने हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना है, आपने डिले नहीं करना किसी चीज़ को, ठीक है।
आगे है जी इसका एक ओवर थ्रू है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे हो रही है। कोई कस्टमर है, उसने अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आया है, वेबसाइट पे आकर ऑर्डर प्लेस किया और पैसे दे दिए, ठीक है। अब ये सेलर हैं और आप बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आपने क्या करना है, आपके पास पैसे तब तक नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में आ चुके होंगे लेकिन आप लोग निकाल नहीं सकते उस पैसे को जब तक आप ऑर्डर नहीं भेजेंगे। तो आपने क्या करना है कि जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं ना, जो ड्रॉप शिपर बैठे होते हैं, आपने उनके पास जाना है, उन्हें कहना है कि भाई एक ऑर्डर आया है और इस डिटेल्स सारी इनकी दे देनी है आपने इन्हें ड्रॉप शिपर्स को, कहना कि भाई इसे पैक करें और पैक करके भेज दें। इन्होंने पैक करके नहीं भेज देना, सामान इनके पास चला जाना और पैसे आप लोगों के पास चले जाने, ठीक है जी। तो ड्रॉप शिपिंग ये होता है। एंड पे जी जो सबसे मेन चीज़ होती है कि प्रॉफिट कितना बचता है किस चीज़ में। तो जो प्राइवेट लेबल होता है, अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आपको 30 से 35% प्रॉफिट पर प्रोडक्ट बचता है और ये नॉर्मल है। और अगर आप अच्छी तरह से कर लें और प्रॉफिट बचाना हो तो ये 40-45% तक भी इजीली पहुंच जाता है, ठीक है। पर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ या आपकी, ठीक है। उसके बाद होलसेल है। होलसेल में 2 तरीके होते हैं, क्योंकि आपने इसमें स्टॉक बाय करना होता है। शुरू में आपको होलसेलर से ख़रीदना पड़ता है क्योंकि ब्रांड आपको इजाज़त नहीं दे रहे होते। ब्रांड किसी को भी नए सेलर को इजाज़त नहीं देते। आप शुरू में तकरीबन होलसेलर से ख़रीदते हैं तो उनका क्या होता है कि 15 से 20% प्रॉफिट आपको पर प्रोडक्ट बच रहा होता है। लेकिन जब आपको 6 महीने या साल हो जाता है और आपके लिंक बन चुके होते हैं तो आप डायरेक्ट ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात करते हैं तो आपको प्रॉफिट 20 से 30% आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको 10 to 15% पर प्रोडक्ट की सेल जो होता है वो प्रॉफिट बच जाता है। आगे है जी रिस्क फैक्टर्स। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, बहुत बड़ा हाई रिस्क होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है इसमें और शुरू में आपने 100 से 20-200 यूनिट बाय करने। अगर तो आपने भाई प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया या उसकी सोर्सिंग महंगी कर ली तो इन्वेस्टमेंट तो डूब गई आपकी, आप रिटर्न तो नहीं निकलवा पाएंगे ना। आपको तो बस यही होगा कि किसी तरह ये पीसेस बिक जाएं, क्योंकि अगर ये बिकेंगे नहीं तो अमेज़ॉन तो आपको महीने के महीने चार्ज करता जाएगा क्योंकि आपने स्टॉक उसकी अमेज़ॉन के पास गोदामों में भिजवाया हुआ है। इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेबल में। और ये देर तक चलने वाली चीज़ है, मतलब कि आप ब्रांड अपना बना रहे हैं ना। दूसरा होता है होलसेल। होलसेल में तकरीबन दरमियाने लेवल का रिस्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि शुरू में आपने सिर्फ 25 से 30 यूनिट्स खरीदने होते हैं टेस्ट करने के लिए कि ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। 20 से 30 यूनिट अगर तो बिक गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बिके तो कोई बात नहीं। 20 से 30 यूनिट्स की आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा $150 या $200 की आएगी। तो $150-200 अगर डूब जाते हैं आपके, ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि डूब जाएं, वरना डूबते नहीं हैं, ठीक है। और बहुत रेयर केसेस कि अगर बिल फर्स्ट पे ही आपने गलत सेलेक्ट कर लिया या VA से गलत सेलेक्ट हो गया और ये डूब गए, तो ये डूबना बेहतर है बजाय इसके कि आप शुरू में कोई $1,500-2,000 आपके डूब जाएं, ठीक है। तीसरा है जी ड्रॉप शिपिंग। तो इसमें लो लेवल का रिस्क होता है कि भाई इसमें आपके पैसे डूबने का ख़तरा बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि आपने FBM किया है। कभी भी आप उस प्रोडक्ट को रोक सकते हैं। लेकिन रिस्क इसका अमेज़ॉन के अकाउंट बंद होने का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट को आप टाइम पे जो है ना शिप ही नहीं करते कस्टमर को, तो अमेज़ॉन इस बात को इशू करता है। और या तो हो ना, आपको जब आप अपने सारे प्रोडक्ट्स FBM करते जाते हैं ना तो अमेज़ॉन को ना शक पड़ जाता है कि भाई इसके पास सामान है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अमेज़ॉन आपके अकाउंट कुछ देर के लिए बंद कर देता है और कहता है कि भाई मुझे प्रूफ दो, तो वो भी हो जाते हैं, प्रूफ भी ना सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, तो अकाउंट जो होते हैं वो वापस मिल जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक अकाउंट जो होते हैं वो हो जाते हैं। अब आखिरी बात है जी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हों तो क्लाइंट सबसे पहले आपके पास आकर पूछता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। और इस बात पे जो है ना, मार्केट में तो बहुत बड़ी बड़ी कीमतें बताई जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी कीमतें एक्चुअल में चाहिए ही नहीं होती। मैंने अपने 3 क्लाइंट्स की लॉन्चेस करवाई हैं और इतनी बड़ी अमाउंट कभी भी नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो एक एस्टिमेटेड शीट जो मैंने लगाई है कि प्राइवेट लेबल जो है ना वो आप $5,000 से $6,000 में शुरू कर सकते हैं, ठीक है, इजीली शुरू कर सकते हैं। जो होलसेल है वो आप $3,000 से $4,000 में शुरू कर सकते हैं। और जो ड्रॉप शिपिंग होता है ना वो आप कोई 1500 से 2000 के दरमियान शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वो इसमें सारी इन्वेस्टमेंट में ना अमेज़ॉन अकाउंट बनने से लेके आपकी सेल आने तक सारे पैसे लगेंगे। और इसके बाद भी कुछ पैसे, इसके बाद भी तकरीबन आपकी आधी अमाउंट जो होती है ना वो बची हुई होती है। वो कहाँ बची होती है कि वो जो आपने आने वाली दूसरी या तीसरी इन्वेंट्री या स्टॉक बाय करना होता है ना उसके लिए वो चाहिए होती है। जो आपको मंथली सेल मिलेगी वो पैसे अलहदा से होंगे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। जो आपने मतलब प्रोडक्ट बेचा है उसमें जो आपको सेल के पैसे मिले होंगे वो अलहदा से आपके पास होंगे।
ठीक है, वो इस इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये आज की खैर बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ चुकी हों, और अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करूँगी। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो मेरे ख्याल में आप लोगों को बताना बेहतर था कि मैं पहले ही उन चीज़ों को कवर कर लेती और आप लोगों को बता देती कि ये किस किस तरह चीज़ें होनी हैं। ठीक है, कि ये मतलब ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं और कैसे कैसे होती हैं। होप सो बेसिक्स थोड़ी सी बन चुकी होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्राइवेट लेवल से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन स्टेप्स को डिस्कस करते जाएंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते जाएंगे कि ये कैसे हो रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड शुक्रिया जी आप लोगों का बहुत बहुत वीडियो देखने का।